हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक गुड क्वेश्चन देता हूँ मैं आपके पास, वैसे बुकलेट में होगा, ये बुकलेट में है क्वेश्चन, मतलब गेट 2008 का क्वेश्चन है। गेट 2008 का क्वेश्चन है। बोला फिगर में अगर आपके पास एक ये ले दूँ, द A1, एक स्विच लगा दूँ, फिर V1 लिख दूँ, ये 6 वोल्ट, ये 1 days, द 2-port नेटवर्क, द 2 days, ये V2 प्लस माइनस स्विच A2 ये 1.5 वोल्ट, ये A2, ये स्विच S2, ये स्विच S1। ये ऐसा आपके पास सब फिगर एग्जैक्टली बना दिए हम। फिर लिख देता कि 2-port नेटवर्क सोन बिलो इज एक्साइटेड बाय द एक्सटर्नल डीसी सोर्सेज, द वोल्टेजेस एंड द करंट्स आर मेजर विद द वोल्ट मीटर V1 V2। तो V1 V2 वोल्ट मीटर है, V1 V2 ये वोल्ट मीटर है, बता दिया था कि ये वोल्ट मीटर है। और A1 A2 ये एमीटर, ये एमीटर से A1 और A2 ऑल एज्यूम टू बी आइडियल, ठीक है, आर इंडिकेटेड अंडर फॉलोइंग स्विच कंडीशन द रीडिंग ऑब्टेन्स। बोला स्विच कंडीशन दी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन था क्वेश्चन में? फर्स्ट कंडीशन कि S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है। S1 ओपन और S2 क्लोज्ड, S1 ओपन और S2 क्लोज्ड है, तो A1 की वैल्यू कितना होगा? 0 एम्पियर। V1 की वैल्यू कितना होगा? 4.5 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितना होगा? 1.5 वोल्ट। A2 की वैल्यू कितना होगा? 1 एम्पियर। तो A1 0 एम्पियर, V1 4.5 वोल्ट, V2 1.5 वोल्ट, A2 1 एम्पियर। ये पहला कंडीशन था, स्विच का पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन, S1 क्लोज्ड और S2 ओपन। कई बार ऐसा क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया जाता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स इसको देखे और बिना सोचे समझे अगला क्वेश्चन ढूंढे कि अगला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है। ज़्यादा रुके ना, ज़्यादा रुके ना, उसको डरा दो, उसको डरा दो। बोला तो V1 6 वोल्ट, V2 6 वोल्ट, A2 0 एम्पियर। बहुत सारी बात करो किसी क्वेश्चन में तो डर जाएगा वो, बहुत सारी बात करो। स्विच लगा दिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग बोल दी, एमीटर की रीडिंग बोल दिए, दो कंडीशन दे दी है, दो कंडीशन दे दी आपके पास, और बोल दिए कि दो कंडीशन ये। फिर जेड पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आपके पास। ये दो क्वेश्चन थे, ये 2008 में आया था, स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन। इसका था आपके पास कि जेड पैरामीटर मैट्रिक्स कितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरा। जेड पैरामीटर मैट्रिक्स कितना होगा, ऐसा आपके पास था। जेड पैरामीटर मैट्रिक्स पूछा गया था आपके पास पहले क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था एच पैरामीटर मैट्रिक्स। एच पैरामीटर मैट्रिक्स वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो एच पैरामीटर मैट्रिक्स ऑप्शन था उसमें भी। तो दो मैट्रिक्स बने हुए थे, पहले में भी 4 मैट्रिक्स, दूसरे में भी 4 मैट्रिक्स, ओवरऑल ऐसे करके क्वेश्चन था ये, ऐसा करके क्वेश्चन था ये। सेकंड वाला मॉडल से सॉल्व किए तो नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी क्वेश्चन का आंसर किसी मॉडल से सॉल्व करने से ना आए। मॉडल से सॉल्व करने से ना आने का मतलब है कि आप मिस्टेक किए, मॉडल थोड़ी गलती करेगा। आप एडमिटेंस को अच्छे से यूज नहीं किए। 0.1 सीमेंस था तो आपको समझ आना चाहिए कि वो सीमेंस है, मतलब वो ओम नहीं है, तो उसको या तो 1/10 ओम लिखो। 0.1 सीमेन है तो अगर मैं उसको ओम लिख रहा हूँ तो 0.1 तो 1/0.1 तो 10 ओम हो जाएगा, वो 10 ओम हो जाएगा, बोला 10 ओम। ठीक है, चलो आ गया, इतने बोलने में तो आ ही गया आपका।
ठीक है, गुड है। तो हर चीज़ का आंसर आएगा बोला। ये 2 क्वेश्चन थे, जेड पैरामीटर मैट्रिक्स पूछा गया था, एच पैरामीटर मैट्रिक्स पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चन की बात करें अपन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के किसी को डराने के काम आता है बोला, नॉर्मली किसी को डराने के काम आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये आपके पास नेटवर्क है, तो ये V1 की वैल्यू है, तो V1 इज द V1, और ये आपके पास I1 है, और ये V2 और ये I2, ठीक है। ये तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वही V2 है, वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 जो है वो V1 है, तो V1 V1 है, V2 V2 है, और I1 I2 डाल दिया, I1 I2 डाल दिया। तो मान लीजिए कि वोल्ट मीटर में करंट जीरो फ्लो होता है, वोल्ट मीटर में करंट जीरो फ्लो होता है बोला, ये तो वोल्ट मीटर में करंट जीरो होता है। तो अगर आपके पास ये इसमें करंट जीरो है, तो जब भी ये स्विच क्लोज होगा, S1 क्लोज होगा, जब भी S1 क्लोज होगा, आपके पास एमीटर इक्वल टू I1 होने वाला है, तो एमीटर की रीडिंग ये I1 होगी जब भी S1 क्लोज होगा, एमीटर की रीडिंग, क्योंकि वोल्ट मीटर में करंट जीरो फ्लो होता है। अब वोल्ट मीटर में करंट जीरो फ्लो होता है, आपके पास तो करंट फ्लो होगा आपके पास जब भी S2 क्लोज होगा, जब भी S2 क्लोज होगा, आपके पास एमीटर की जो रीडिंग होगी वही तो I2 होगा। ऐसा करके स्टार्ट किया अपन। स्विच अगर ओपन है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, मेरे को पता था यही गलती हुआ है करके। तो देखो अभी आपके पास क्वेश्चन हम लोग लिखे बोला, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन सोच रहे कि क्या क्या चीज़ें होती है। और वोल्ट मीटर एमीटर जब भी दिया हो तो डरना नहीं है, अपने को एकदम इन्वॉल्व होना है कि वोल्ट मीटर एमीटर कोई बड़ी बात नहीं होती, वोल्ट मीटर एमीटर के साथ अपन एंगेज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर को अपन हैंडल कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर एमीटर से डरने की नीड किसी को भी नहीं है, वोल्ट मीटर एमीटर से डरने की नीड किसी को भी नहीं है बोला, ओके गुड है। तो जस्ट अपन सॉल्व करना चालू किया, तो मैं बोला कि ये एमीटर का रीडिंग I1 होगा, बिकॉज वोल्ट मीटर में करंट नहीं होता है, तो पता है सभी को, कोई ये नहीं बोल सकता नहीं पता है। जब स्विच क्लोज होगा तो एमीटर का रीडिंग I1 के बराबर होगा, जब स्विच ओपन होगा तब तो करंट होगा नहीं यार, ये तो बात जानते हो। तो ऐसा करके फिगर बना हुआ था आपके पास, परफेक्ट एक फिगर बनाया। अब देखो आपके पास S1 ओपन था, पहले हम देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं। जब S1 ओपन है, S1 ओपन मतलब वो है, तो जब S1 ओपन होगा तो एमीटर से वोल्ट मीटर में करंट जीरो फ्लो होता है, तो एमीटर का रीडिंग जीरो होगा, क्योंकि S1 ओपन है तो I1 की वैल्यू जीरो होगी, तो एमीटर A1 की वैल्यू जीरो दिख रहा होगा। देखो A1 की वैल्यू जीरो दिख रहा होगा, सही है। S1 ओपन है तो A1 तो जीरो होना चाहिए ना। और S2 अगर क्लोज्ड है, S2 अगर क्लोज्ड है, तो देखो आपके पास S2 अगर क्लोज्ड है तो पता आपके पास वोल्ट मीटर के क्रॉस में वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट। देखो वोल्ट मीटर एमीटर के क्रॉस में वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, तो ये देखो 0 वोल्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या अगर ये स्विच क्लोज है, इसका वोल्टेज 0 है, तो जब भी ये स्विच क्लोज होगा, S1 क्लोज होगा, एमीटर की रीडिंग I1 होगा, और V1 इक्वल टू 6 वोल्ट होगा, V1 इक्वल टू 6 वोल्ट होगा, क्योंकि यही 6 वोल्ट ये होगा। क्यों? इसका ड्रॉप ये 0 वोल्ट होता है, एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, स्विच का वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा जब भी क्लोज होगा। तो स्विच क्लोज होता है, इसका ड्रॉप 0, एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, तो 6 वोल्ट V1 हो जाएगा। जब भी आपके पास S2 क्लोज होगा, एमीटर का रीडिंग I2 होगा, और एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट होता है, इसलिए V2 जो होगा वो 1.5 वोल्ट हो जाएगा, जो DC सोर्स लगा है। क्या ये बात सही है इस फिगर में? तो मैं बोला देखो S1 ओपन है, जब S1 ओपन है तो देखो A1 की वैल्यू 0 है, और A1 की वैल्यू 0 होगी आपके पास, ये दिख गया आपके पास। और S2 अगर क्लोज्ड है, तो देखो V2 की वैल्यू 1.5 है। तो A1 की वैल्यू 0 एम्पियर और V2 की वैल्यू 1.5 एम्पियर, ये मैं किसी को दिखा सकता हूँ क्योंकि ये है, तो ये सही है बोला। क्यों? 1.5 वोल्ट था। S1 अगर क्लोज है तो पता है V1 के लिए 6 वोल्ट आ रहा होगा, ढूंढो, देखो 6 वोल्ट आ रहा, सही बात है। S2 ओपन है, S2 ओपन अगर है तो A2 की वैल्यू 0 एम्पियर, तो राइट मार्क जो किया वो यही इन्फॉर्मेशन ये दिख रहा है। बाकी आपके पास रीडिंग दे दी गई, आपके पास की रीडिंग इतना है करके। अब आप बोलोगे कि V2 6 वोल्ट कैसे आएगा सर, बताओ कैसे बताएंगे हम? जब आपका S2 ओपन है तो हम बता ही नहीं सकते कि V2 का रीडिंग कैसे आ रहा है, और आपको क्या करना, ये तो रीडिंग गिवन है। लेकिन बाकी जो रीडिंग है वो परफेक्ट है, वो देख सकते हैं हम लोग। जैसे V1 के लिए 6 वोल्ट क्यों आए ये हमको पता होना चाहिए, A2 के लिए 0 एम्पियर क्यों आए पता होना चाहिए। तो हमको पता चला कि क्वेश्चन सही है। अगर V1 6 वोल्ट नहीं होता तो हम बोलते क्वेश्चन गलत है। V2 कुछ भी हमको क्या करना, क्योंकि V2 की रीडिंग यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पे A1 की रीडिंग नहीं देख सकते। सिमिलरली यहाँ की 2 रीडिंग पॉसिबल है देखना, यहाँ की 2 रीडिंग देखना पॉसिबल है, और जो रीडिंग हम देख रहे हैं उसको वही होना चाहिए जो हम देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझना है बोला, इसलिए इसमें डराने वाला पार्ट बड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था डराने वाला पार्ट, तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डराने वाला पार्ट गुड था कि इतना बड़ा फिगर है, स्विच वगैरह बना दी है, फिर आप ये बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो डेटा दिया है इसको कैसे यूज करना है, ये जो डेटा दिया है इसको कैसे यूज करना है। तो 2 इन्फॉर्मेशन आप देख सकते थे और हम देखे और सही मिला हमको पता चल गया क्वेश्चन सही है। यहाँ पे भी 2 इन्फॉर्मेशन देख सकते थे, दोनों देखे और हमको पता चला सही है। अब जेड पैरामीटर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मेरा जेड पैरामीटर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, आपकी कॉपी में पूरे डेटा लिखे, इसलिए आप नहीं बोल सकते कि कैमरा उस साइड मोड़ो, आपकी कॉपी में कैमरा मेरे साइड रहेगा। तो Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 होगा, V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। आउटपुट करंट 0 कब होता है? I2 0 की वैल्यू आपके पास, आउटपुट करंट 0 कब होता है? आउटपुट करंट 0 तब होता है आपके पास जब S2 ओपन होता है।
जब S2 ओपन होता है। और जब S2 ओपन होता है तो आपके पास A2 की वैल्यू 0 होती है। ये इसका मतलब है कि Z11 का आंसर क्या हो गया, V1 अपान I1, और I1 जो है वो A1 के बराबर। तो V1 अपान A1 ये Z11 की वैल्यू होगी आपके पास, Z11 की वैल्यू यही होगी। उस समय आपके पास जब S2 ओपन था, तो S2 ओपन कौन सा वाला केस था, S2 ओपन ना सेकंड वाला केस था। तो सेकंड वाले केस में V1 जाओ कितना लिखा है 6 वोल्ट, और A1 जाओ कि कितना लिखा है 4, तो 6/4 3/2 1.5 ओम। तो आपके पास पता है ये केस नंबर 2 था, ये S2 का ओपन होना केस नंबर 2 था। हो गया, पहला आंसर आ गया Z11 का। सेकेंड आंसर Z12 1/2 V1 अपान I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। जब आप I1 0 बोलते हैं इसका मतलब है कि S1 ओपन, और S1 ओपन मतलब A1 0 एम्पियर। जब S1 ओपन था तो पहला वाला केस जब ओपन था उस समय V1 कितना था, तो उस समय V1 4.5 वोल्ट था। उस समय V1 4.5 वोल्ट था, तो उस समय फिर I2 मतलब A2 कितना था, तो I2 की वैल्यू आपके पास जो होगा ये V1 है, तो V1 रहने दो और I2 को A2 लिखो। तो V1 अपान A2 लिख रहे हैं, तो V1 की वैल्यू कितना है आपके पास, जब S1 ओपन है, S1 ओपन मतलब ये है। इतनी सारी चीज़ को ऐसा दिखा नहीं सकता मैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कैमरा मोड, आपकी कॉपी में लिखा है कैमरा इतना सारा कैसे दिखा देगा पूरा, मेरे को दिखा सकता है कैमरा, कैमरा मेरे पे है, मैं उंगली ऐसा कर रहा हूँ तो कैमरा नहीं आ सकता वहाँ पे। ओके, तो V1 की वैल्यू जो है 4.5 है, और A2 की वैल्यू जो है 1 है, तो 4.5 ओम आ गया, 4.5 ओम। Z12 3 Z21 V2/I1 होता है व्हेन I2 इक्वल टू 0। I2 0 मतलब A2 0 मतलब S2 ओपन केस नंबर 2 था, तो ये V2 अपान I1 मतलब A1, ये होगा Z21 का आंसर कितना होगा, जब S2 ओपन है तो S2 ओपन सेकंड केस था, और उस समय V2 की वैल्यू कितना था, तो V2 के लिए 6 था, A1 कितना था इस समय 4, तो 6/4 3/2 1.5 ओम। लास्ट पैरामीटर Z22, तो Z22 इक्वल टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था, मजा आ गया था मेरे को देख के कि इतना अच्छा क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है V2 अपन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। जब I1 0 तो A1 0, S1 ओपन, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा फ्रेम किए थे क्वेश्चन को। S1 ओपन, जब S1 ओपन है तो केस नंबर 1 है, उस समय V2 कितना था 1.5, उस समय I2 कितना था A2 मतलब 1 एम्पियर, तो ये आंसर आ गया 1.5 ओम। इसका मतलब जेड मैट्रिक्स कितना है, अगर ध्यान से देखा जाए कि जेड मैट्रिक्स कितना है, तो आप बोलोगे कि जेड मैट्रिक्स सर Z11 1.5 ओम आया, Z12 कितना आया, तो आप बोलोगे सर 4.5 आया, Z21 कितना आया तो 1.5 आया, Z22 कितना आया तो 1.5 आया। ये देखो आपके पास ये, और अगर ऐसा है तो Z11 Z22 के बराबर है क्या नहीं है, इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। बट नहीं, सॉरी यार, कैसे कर रहा हूँ मैं, Z11 Z22 के बराबर है, और Z11 Z22 के बराबर, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अंदर हमको तो नहीं पता नेटवर्क कैसा है, बट Z12 इज नॉट इक्वल टू Z21, इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं है, नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क है, नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर मैं एच पैरामीटर फाइंड आउट करने जाऊं तो मेरे को सॉल्व करने से पहले एक बात तो पता है कि एच पैरामीटर में H12 माइनस H21 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं है। बट ये सिमेट्रिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल टू 1 आएगा। यस, डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल टू 1 आना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क है। एक नेटवर्क की प्रॉपर्टी जो है वो Z के लिए है, तो फिर वो H के लिए भी होगी। बट Z में Z11 Z22 होता है, H में डिटर्मिनेंट ऑफ H1 होता है। इसका तब जब मैं H पैरामीटर निकाल लूंगा तब मैं क्रॉस चेक भी करके दिखाऊंगा आपको कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ H1 आ रहा है और H12 माइनस H21 के बराबर नहीं आ रहा, बिकॉज वो जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नहीं, वो नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क है। इसका मतलब है A1 I1 बन गया और A2 I2 बन गया, और कंडीशन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम था, परफेक्टली कंडीशन फ्रेम क्वेश्चन था, परफेक्टली सब कुछ दिख रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ गलत एज्यूम कर लो, सब कुछ परफेक्टली फ्रेम था। तो जेड पैरामीटर की वैल्यू कितनी आई, जेड मैट्रिक्स की वैल्यू आई 1.5, 4.5, 1.5 और 1.5 ओम में है आपके पास। एच पैरामीटर निकालना है तो V1 इक्वल टू 1.5 I1 प्लस 4.5 I2 और V2 इक्वल टू 1.5 I1 प्लस 1.5 I2। स्मार्टली अगर मैं डील करूं तो S22 इक्वल टू 1/Z22 होता है आपके पास, पता है, और Z22 1/1.5 है तो 1/1.5 है, तो 10/15 2/3 होता है, 2/3 0.67 होता है ओम इनवर्स। तो अपने को पता है, ये अपने को एच पैरामीटर का H22 पता है, बट फिर भी सॉल्व करेंगे हम लोग कि H11 क्या होता है। तो H11 V1/I1 होता है व्हेन V2 इक्वल टू 0। जैसे मैं V2 0 पुट किया तो कितना है 1.5 I1 प्लस 1.5 I2।
इसका मतलब है कि I2 की वैल्यू माइनस I1 के बराबर है, ठीक है, ओके। फिर ऊपर गया मैं, बोला कि V1 कितना है, तो V1 इक्वल टू 1.5 I1 था और 4.5 I2 था, बट I2 को मैं माइनस I1 लिख सकता हूँ, इसलिए माइनस 3 I1 आ गया। तो V1 इक्वल टू माइनस 3 I1, तो V1 अपन I1 दैट मीन्स द H11 माइनस 3 ओम आ रहा है, माइनस 3 ओम आ गया। आ सकता है नेगेटिव इंपेडेंस, बिल्कुल नेगेटिव इंपेडेंस आ सकता है, माइनस 3 आ गया। बहुत सारे लोग, जिन लोगों को कम कॉन्फिडेंस रहता है, उनको माइनस 3 देख के टेंशन हो जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कभी वो माइनस लिखे ही नहीं ओम लिखते समय में। अपनी ज़िंदगी में कई लोग ना ओम लिखते समय माइनस लिखे नहीं, तो वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है, नॉर्मल टेक्निकल स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कुछ जानते हैं बस वो। तो माइनस 3 ओम लिखने की उनकी दम नहीं पड़ती कि माइनस 3 ओम लिख सके, डरते एक्चुअली। तो H11 हो गया बोला। सेकेंड, H12 रिवर्स वोल्टेज गेन होता है। जब मैं लिखता हूँ तो सोचता नहीं हूँ बोला, और I1 की वैल्यू 0 होती है। जैसे I1 की वैल्यू 0 पुट किया तो V1 इक्वल टू कितना आ गया पता है, I1 0 पुट किया तो 4.5 I2 आ गया, और फिर V2 इक्वल टू कितना आ गया, तो V2 इक्वल टू 1.5 I1 आ गया, 1.5 I2, तो V1 बाई V2 डिवाइड कर दो तो 15, तो 3, ये आ गया आपके पास H12 की वैल्यू, 3 आ गया डायरेक्ट। फिर थर्ड अगर मैं लिख रहा हूँ कि सर S21 निकालते हैं, S21 फॉरवर्ड करंट गेन होता है I2 अपन I1, I2 अपन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। जब मैं V2 0 पुट किया था तो पहला इक्वेशन था I2 इक्वल टू माइनस I1, आया था थोड़ी देर पहले आया था। तो I2 अपन I1 की वैल्यू कितना आएगा, I2 अपन I1 की वैल्यू कितना आएगा, तो -1 आएगा, ये S21 की वैल्यू हो गई। ये देखो, फोर्थ वन S22 की बात करते हैं। S22 वैसे मैं आंसर लिख चुका हूँ, बट फिर भी आउटपुट एडमिटेंस होता है I2 अपन V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। जब आप I1 0 को बोलते हो तो सिर्फ ये V2 इक्वल टू पता कितना बचता है, 0 प्लस 1.5 I2। तो I2 अपन V2 की वैल्यू कितना हो गया, 1/1.5, 10/15, तो 2/3 0.67 आ गया भाई। इसका मतलब H मैट्रिक्स आ गया। H मैट्रिक्स की वैल्यू H11 कितना है, -3, जो कई लोगों का दम नहीं पड़ता -3 लिखने का। H12 की वैल्यू जो है आपके पास वो कितना आया, V1/V2, तो ये 3 आ गया। S21 की वैल्यू कितना है, तो ये आ गया -1। S21 की वैल्यू कितना आ गया, 2/3, ये 2/3 ओम इनवर्स। कोई बोले कि देखो H12 माइनस S21 के बराबर है क्या, तो नहीं है। H12 माइनस S21 के बराबर है क्या, तो नहीं है। इसका तब ये नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क है। बट अब मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ H फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ H कितना होगा, -3 इंटू 2/3, तो -2 आ गया, और फिर डिटर्मिनेंट में +3 आ गया, -2 + 3 दैट मीन्स 1। और जब 1 आ गया तो आप इसको बिंदासी से सिमेट्रिकल नेटवर्क बोल सकते हो। इसका कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता, जो कंसेप्ट हम जानते हैं वो कंसेप्ट हमेशा वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि हमको भागना है, हमको भागना नहीं है, हमको अपने कंसेप्ट के साथ रहना है। क्यों हम डिस्टेंस बनाएंगे, जब हम डरते हैं तब हम सोचते हैं कि ज़्यादा चेक मत करो, क्योंकि हम डरते हैं। जब हम डरेंगे नहीं तो हम ये नहीं बोलेंगे। मैं ये इस पर फोकस करता हूँ कि एक नेटवर्क है जिसमें जेड पैरामीटर के बारे में आपको आइडिया है, तो जो प्रॉपर्टी जेड पैरामीटर की है रेसिप्रोसिटी की, जब आप एच पैरामीटर में आओगे तो एच पैरामीटर का रेसिप्रोसिटी देखो। अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो Z11 Z22 के बराबर आएगा, तो जब आप एच निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एच को 1 होना चाहिए। ये हमारी फीलिंग है और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बोला। अब आप सोचोगे कि जेड से मैं एच निकाल लेता सर, और जेड से वाई निकाल लेता और जेड और वाई से एच निकाल लेता, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन वही वो बात है कि क्या 11 दिन बाद आपको याद रहेगा जेड और वाई पैरामीटर? अगर आप कॉपी के पेजेस पलट के अगर आंसर लिख लोगे तो वो काम के नहीं है। जैसे कि मैं कॉपी के पेजेस पलटूंगा और जेड से वाई निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, जितने लोग पढ़ रहे हैं जेड से वाई सब लोग निकालेंगे। फिर मैं कॉपी के पेजेस पलटा कल वाली क्लास के, और फिर वहाँ से 4 रिजल्ट देखा और फटाफट नोट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। इसमें हैप्पी होने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि 11 दिन बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। 11 दिन बाद ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है करके, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट हो तो आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो बड़ा प्रैक्टिस में रहना होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कॉपी के पेजेस पलट के अगर आप यूज़ कर लोगे तो फिर वो आपके ज़्यादा काम का नहीं है। इसलिए मैं जानबूझ के ना सिर्फ 1/Z22 लिखा, बाकी चीज़ नहीं लिखा। H22 इक्वल टू 1/Z22। मेरे को H12 और H21 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैं इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ कि H12 और H21 इन टर्म्स ऑफ Z इन टर्म्स ऑफ Y लिखना चाहता हूँ। नहीं, प्रेशर इतना डालना नहीं चाहता हूँ। लिखा जा सकता है, वो आपकी बात है बोला। अभी देखते हैं आपके पास क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन। क्वेश्चन, consider the network shown in below figure. Consider the network shown in below figure. टू रेशो 1, बस इतना फिगर बना वो। ये कंसिडर द नेटवर्क सोनी बिलो फिगर। एक ट्रांसफॉर्म बना दिया 2:1 का, एक ट्रांसफॉर्म बना दिया 2:1 का। फाइंड वाई एंड जेड पैरामीटर, फाइंड वाई एंड जेड पैरामीटर।
फाइंड y एंड z पैरामीटर। जल्दी बनाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड z एंड y पैरामीटर। अब देखना ध्यान से, अब टू पोर्ट नेटवर्क है आपके पास, तो टू पोर्ट नेटवर्क बोला है तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वोल्टेज आपको बनाना है, आपको बनाना है बोला, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और करंट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज जो है वो V2 और I2 है, वोल्टेज और करंट। प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज, इस वाइंडिंग का वोल्टेज जो है वो V1 नहीं है, इसको मैं बोलूँगा Vx, क्योंकि बीच में सीरीज लगा दी है, तो सीरीज लगने से ये वोल्टेज और ये वोल्टेज अलग आ गया, और करंट तो वही है क्योंकि करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता आपके पास तो एक चीज़ चेंज हो गई, V1 चेंज हो गया। अब इनपुट वोल्टेज ट्रांसफॉर्म सर्किट का V1 है, तो मैं बोलूँगा कि इनपुट वोल्टेज आप समझना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, इनपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट क्या है, तो इनपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट V1 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो वो Vx है, वो Vx। तो अगर मैं बोलूँ कि चलो 2⁻1 लिखो, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा पता है, इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, मतलब इनपुट वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज Vx, तो Vx बाई ये V2 है ना, ये V2, तो Vx बाई V2 इक्वल टू 2/1, इक्वेशन नंबर 1। और करंट आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग, ओवरऑल इनपुट करंट इज सेम, सीरीज में रजिस्टर लगने से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -I2/I1 इज इक्वल टू 2/1। ये दो इक्वेशन है। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, Vx और V1 अलग अलग है। अगर बोलूँ क्या अलग अलग है, तो V1 इक्वल टू है 1 × I1 प्लस Vx, मतलब है V1 इक्वल टू I1 प्लस Vx। ऐसा नहीं कि ये करंट, ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है, 1 ओम से मल्टीप्लाई करने से वोल्टेज बन गया ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो I1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर मैं बोलूँ कि y पैरामीटर क्या होगा, तो y पैरामीटर की वैल्यू पूरी इन्फानाइट होगी। y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर। क्यों y पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज I1 एंड I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। I1, I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक 1 ओम रजिस्टर सीरीज में लगाने से वो डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा है, क्योंकि करंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप I1 0 पुट करते तो I2 0 होता है, I2 0 पुट करते तो I1 0 होता है, किसी भी एक को 0 पुट करोगे। इफ I1 इक्वल टू 0, इफ I1 इक्वल टू 0 देन I2 इक्वल टू 0 होता ही है, और वाइस वर्सा। अगर I2 0 तो I1 0, इसका मतलब y पैरामीटर विल बी इनफाइनाइट। y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर, y पैरामीटर विल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर, y पैरामीटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, बट z पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। जबकि हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन z पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। क्यों पता है आपके पास, क्योंकि हम सीरीज में एक रजिस्टर डाल के ना Vx बना दिए वोल्टेज। क्यों, सीरीज में रजिस्टर डालने से क्या होता है कि जो सर्किट का इनपुट वोल्टेज था और ट्रांसफॉर्मर का इनपुट वोल्टेज नहीं बन सका, इसलिए, क्योंकि V1 के 0 होने से V2 0 नहीं है। अभी आपके पास ना Vx बाई V2 इक्वल टू 2/1 है, समझना, समझने की कोशिश करना बोला। तो अगर मैं बोलूं कि V2 की वैल्यू कितना है, Vx बाई V2 है, Vx बाई V2 इज इक्वल टू 2/1 है, यस, ऐसा 2/1 है बोला। तो अगर मैं 2V2 इक्वल टू Vx बोल रहा हूँ, Vx की वैल्यू V1 इक्वल टू, आपके पास उधर रिजल्ट है आपके पास, ये देखो ध्यान से, देख रहा आपके पास ये। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास अगर मेरे को निकालना है, तो करंट, तो आपके पास करंट I1 I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, गलती से बोल दिया मैं, z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, करंट 0 मतलब z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा ना, सॉरी y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, गलती से बोल दिया बोला, ठीक है। तो z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, तो y पैरामीटर एग्जिस्ट करने वाला है। जल्दबाजी में बोल दिया मैं, फटाफट लिख रहा था, तो चलो, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बोला, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से कि y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, Vx बाई V2 इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं बोलूँ y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, तो देखो आपके पास ध्यान से देखना कि फ्रॉम इक्वेशन 3 में अगर मैं बोलूँ कि बताओ V1 इक्वल टू क्या है, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू 1 है, तो I1 प्लस Vx है। I1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि V1 माइनस Vx बाई 1 है, इसी को V1 माइनस Vx बोलते हैं। Vx की वैल्यू कितना है, तो Vx की वैल्यू 2V2 है, तो I1 की वैल्यू कितना होगी पता है, V1 माइनस 2V2। Vx की वैल्यू 2V2 है, तो Vx की वैल्यू 2V2 पुट कर दी, तो V1 माइनस 2V2। I1 इक्वल टू क्या होता है पता है, I1 इक्वल टू होता है y11 V1 प्लस y12 V2, और अगर ऐसा है तो y11 की वैल्यू 1 है
और y12 की वैल्यू -2 है, तो y111 और y12 की वैल्यू -2 आ गया। y111 1 ओम इनवर्स और y12 की वैल्यू -2 ओम इनवर्स। ये अगर ऐसा है तो बताओ -i2/i1 की वैल्यू कितना है? -i2/i1 की वैल्यू कितना आपके पास पता है? 2/1। तो i2 की वैल्यू कितना हो गया पता है? -2i1। और i1 की वैल्यू ये है पता है? i2 की वैल्यू ये आ गया -2 और i1 की वैल्यू ये आपके पास है ये। तो i1 की वैल्यू कितना था आपके पास? तो i1 की वैल्यू है v1 - 2v2 ये। तो i2 इक्वल टू कितना आ गया? i2 इक्वल टू -2v1 + 4v2 आ गया। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो i2 की वैल्यू कितना होगा? y21 v1 + y22 v2। तो बताओ y21 की वैल्यू कितना है? तो y21 की वैल्यू -2 है और y22 की वैल्यू कितना है? तो y22 की वैल्यू 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि y मैट्रिक्स क्या होगा इस वाले ट्रांसफॉर्मर का, तो आप बोलोगे सर 1 - 2 और 4 है। चेक करो कैपिटल S। इसका मतलब है कि देखो y12 इक्वल टू y21 होता है। इसका मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है एक ट्रांसफार्मर, उसके साथ आप रजिस्टर लगा भी दो तो रजिस्टर तो वैसे भी रेसिप्रोकल एलिमेंट है। तो एक ट्रांसफार्मर में रजिस्टर लगाने से उसकी रेसिप्रोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर विथ रजिस्ट्री एलिमेंट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल नेटवर्क। यस। तो अब आप सोचो आपके पास वाई पैरामीटर एग्जिस्ट कर गया, नहीं तो आप बोलते थे जेड एंड वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है सीरीज में अगर आप एक रजिस्टर लगा दिए तो वोल्टेज चेंज हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हुआ। V1 इज नॉट डिपेंडेंट विद द V2, V1 और V2 डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हुए, इसका मतलब वाई पैरामीटर एग्जिस्ट कर गया। तो देखो इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वाई पैरामीटर। और अगर आपको देखना है कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई कितना आएगा पता है? डिटर्मिनेंट ऑफ वाई 0 आएगा। देखो 1 × 4 4 -4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई 0 आ गया। तो जब आप जेड निकालने जाओगे तो एडजॉइंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई 0 डिवाइड से करोगे तो सबकी वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब वाई से जेड निकाल सकते हो लेकिन जेड से वाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि वाई में फाइनाइट नंबर है। अगर आप बोलोगे सर क्या वाई से जेड निकालो, यस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई शुड बी 0, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई शुड बी 0 तो ऑल पैरामीटर्स ऑफ जेड वैल्यूज इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। लेकिन आप बोलो मैं इन्फाइनाइट में से फाइनाइट नंबर निकाल लूं, सॉरी, ऐसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है? चलो अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर। चलो फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर, फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ट्रांसफॉर्म बना देता हूं। चलो मैं बोल दे रहा हूं चलो 3:1 है और एक 1/2 ओम का रजिस्टर डाला मैं ये, और बस इतना ही किया। आउटपुट में संट में एक 1/2 ओम का रजिस्टर में कनेक्ट किया और 3:1 है। तो फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, ये भी मैं कराऊंगा। अब देखो ध्यान से, जब आपके पास ऐसा दिया रहेगा तो टर्मिनल वोल्टेज आपको बनाना रहेगा। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पहली क्लास से कि टीचर अच्छा क्वेश्चन बनाना नहीं जानता है, टीचर अच्छा क्वेश्चन लिखना नहीं जानता है, इग्नोर हिम, यू शुड बी स्मार्ट। आप इंडिया का हर एग्जाम देने वाले, आपको स्मार्ट होना है। V1 I1 ये बनाया, V2 I2, जैसे मैं किया तो ये V2 होगा कि नहीं यहाँ पे? तो आप बोलोगे होगा सर, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है। क्या यहाँ पे करंट I2 होगा? नहीं। क्या लिखूं? कुछ भी लिख लो आप, IY लिख लिए, चलो कुछ भी लिख लो यार, I2 छोड़ के कुछ भी लिख लो, I2 डेस लिख लो, IX लिख लो, IY लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का करंट I1, तो प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है टर्न रेशियो क्या होगा? V1/V2, सही है, V1/V2 इज इक्वल टू 3/1, सही बात, एकदम सही बात। फिर मेरे को 3/1 लिखना ही है, मैं हमेशा टर्न रेशियो को सेम लिखना पसंद करता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ। मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट का अपोजिट फॉर्म लिखूंगा, लेकिन ये आपके पास IY, आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट लिखूंगा मैं, ये लिखा। ऊपर से इसमें एक और मिस्टेक है कि IY करंट 2 पोर्ट करंट है, -IY, अब जाके सही हुआ। ये दो इक्वेशन। अभी मेरे को पता है कि वोल्टेज जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, V1 0 पुट करूंगा तो V2 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल V1, V2 है। इफ V1 इक्वल टू 0 देन V2 इक्वल टू 0, इफ V1 इक्वल टू 0 देन V2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो Y पैरामीटर क्या होगा? Y parameter does not exist because both voltages V1 and V2 are dependent variable. Y parameter does not exist for this figure. तो Y parameter exist नहीं करेगा, but currents are not dependent variable. If I1 equal to 0, then
देन आई टू नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड पैरामीटर नॉट इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, जेड पैरामीटर विल एग्जिस्ट बिकॉज करेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल, बट वोल्टेज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स द वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे स्मार्ट होना है अपने को। तो मैं बोला कि करेंट्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, जेड पैरामीटर विल एग्जिस्ट, ठीक, तो जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करने वाला है बोला, तो ठीक है करवा लेते हैं अपन, एग्जिस्ट करवा लेते हैं बोला। इस जगह पे अगर मैं बोलूँ कि देखो I2 करंट किस किस में जा रहा है आपके पास, इस जगह पे पैरेलल में यार नोट लगा लो, तो I2 करंट इक्वल टू क्या होगा, लिख सकता हूँ मैं I2 इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं I2 इक्वल टू क्या हुआ, तो आपको बोलना है कि सर IY प्लस V2 अपॉन 1/2, इसका मतलब 2V2 सर। तो I2 इक्वल टू IY की वैल्यू कितना होगा, I2 इक्वल टू IY की वैल्यू -3I1 होगा, देखो -3I1 प्लस 2V2, तो फिर 2V2 की वैल्यू कितना हुआ पता, I1 प्लस यहाँ पे आपके पास IY की वैल्यू कितना था, IY की वैल्यू I1 अपॉन I1 था, और ये I2 था, I2 तो ये 3I1 हुआ, 3I1 प्लस I2, तो बताओ V2 इक्वल टू क्या हुआ, V2 इक्वल टू हुआ 3/2I1 प्लस I2/2, तो चेक करेंगे अपन, V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2, पूरा कैमरा फोकस यहीं पे होगा। इसका मतलब है कि Z21 निकल गया अपने पास, Z21 निकला कितना 3/2 ओम, और Z22 निकला कितना 1/2 ओम। चलो Z21 और Z22 निकालिए भाई। अब V1 इक्वल टू क्या होता है, तो V1 इक्वल टू 3V2 है, V1 इक्वल टू 3V2, तो 3 और V2 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू 3/2I1 प्लस 1/2I2, ब्रैकेट ओपन, 9/2I1 प्लस 3/2I2, ओके। तो V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2, तो Z11 इक्वल टू कितना 9/2 ओम, Z12 इक्वल टू कितना 3/2 ओम, तो Z मैट्रिक्स यहां लिख रहा हूं मैं, Z मैट्रिक्स, तो Z मैट्रिक्स इक्वल टू Z11 इक्वल टू कितना था, तो Z11 इक्वल टू था 9/2, Z12 इक्वल टू कितना आया 3/2, Z21 इक्वल टू कितना आया 3/2, Z22 कितना आया 1/2 ओम। इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात थी जो हमको पहले से पता है, Z12 इक्वल टू Z21 आने वाला ही हमको पहले से पता है, बिकॉज ट्रांसफार्मर रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, और 8-10 रजिस्टर भी लगा दूं मैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने भी लगा दूं, कैसे भी लगा दूं, दैट सर्किट विल बी रेसिप्रोकल नेटवर्क, कैसे भी कितने भी, एक ट्रांसफार्मर के साथ क्या रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब मेरे को पता है कि वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जेड 0 आना चाहिए। देखो डिटर्मिनेंट जेड कितना आ रहा है 9/4 -9/4, तो मेरे को पहले से पता था कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा भाई, डिटर्मिनेंट 0 आएगा।